नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। वाराणसी में हिंदू नेता अरुण पाठक को धमकी भरी चिट्ठी मिली है। इस चिट्ठी में लिखा है कि तुझे भी बहुत जल्द कमलेश तिवारी और कन्हैया के पास पहुंचा दिया जाएगा। बिहार के भागलपुर में स्टूडेंट लीडर कुणाल पांडे को भी एक चिट्ठी मिली है। इसमें भी लिखा है, जैसे कन्हैया का सर तन से जुदा किया वैसा ही तुम्हारा भी करेंगे, इंतजार करो। और इन सब के बीच जो बड़ा खुलासा है वो आपको गौर से सुनना होगा। उदयपुर में रियाज अतारी और गौस मोहम्मद पुलिस की गिरफ्त में हैं, आप जानते हैं, लेकिन उनके जैसे तकरीबन 40 गौस और रियाज अभी खुले घूम रहे हैं और किसी कन्हैया या फिर किसी उमेश कोल्हे का सिर तन से जुदा करने की फिराक में है। एटीएस और एनआईए का पूरा खुलासा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह के मामले आ रहे हैं ये पूरा मामला संगीन होता जा रहा है और इसका कोई एंड पॉइंट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए आज का हमारा पोल क्वेश्चन है कि मुस्लिम समाज को क्या गर्दन काट गैंग के खिलाफ फतवा देना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, मुस्लिम समाज को गर्दन काट गैंग के खिलाफ फतवा देना चाहिए। आपको क्या लगता है? znews.com/vote के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम उसे लगातार आपके रिस्पांस को शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं क्योंकि अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। उसमें सीधा धमकी था कि कन्हैया कुमार का तुमने समर्थन किया, इसीलिए तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। तो उसकी जांच करवा लेते हैं, जो भी निकल के आएगा उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिहादियों ने मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है और तुम्हारे इन धमकियों से हम नहीं डरते और अरुण पाठक का परिवार जो है तुम्हारी ऐसी धमकियों से नहीं डरता। उदयपुर में जो नृशंस हत्या हुई वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना हो वो कम है। मुस्लिम समाज के भी प्रमुख लोगों को सामने आकर समाज को इसका बढ़ चढ़कर विरोध करना चाहिए। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड में एनआईए और एटीएस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ बहुत चौंकाने वाला और चिंता बढ़ाने वाला है। तफ्तीश में दरअसल ये पता चला कि रियाज और गौस मोहम्मद जैसे 40 लोग थे जिन्हें नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पर सर कलम करने की ट्रेनिंग दी गई थी। सोचिए जरा, 40 लोग ऐसे जिन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी गई। और ये ट्रेनिंग कैसे दी गई? अगर आपका ये सवाल है तो ये ट्रेनिंग ऑनलाइन कराई गई थी। इसे कराने वाले सरहद पार पाकिस्तान में बैठे दावत इस्लामी के लोग थे। वही दावत इस्लामी जिसका नाम पहले दिन से इस मामले में आ रहा है, जिस पर आरोप लग रहे हैं, जिनका सिर कलम किया जाना है, उनके नाम बाकायदा सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक पर छांटे गए हैं। बाकायदा देखकर नाम छांटे गए कि किन किन लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था। 40 लोगों को सिर कलम करने की ट्रेनिंग देने से पहले उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें तैयार किया गया। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से उन्हें उकसाया गया, बरगलाया गया। ये 40 लोग आपको बता दें राजस्थान के 6 जिलों से बताए जा रहे हैं। और इसी खुलासे के बीच नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर सिर कलम की धमकियां अब वाराणसी और भागलपुर में भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को मिल रही हैं। इसीलिए ताल ठोक के हमारी बहस आज इन सवालों के साथ है। नुपुर शर्मा पर गर्दन काट गैंग वॉर, खुलते राज, कितने गौस और रियाज, निशाने पर कितने कन्हैया लाल हैं, और साथ ही सरतन से जुदा पर फतवा कब आएगा। कई खास मेहमान आपको बता देते हैं हमारे साथ हैं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हैं। हमारे साथ आपको स्क्रीन पर मुफ्ती वजाहत कासमी दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कलीमुल हफीज AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान है। मेरा पहला सवाल तो कलीमुल हफीज, यहाँ पर हम फतवे की बात कर रहे हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं उनके खिलाफ, लेकिन मुस्लिम समाज तो जब करेगा तब करेगा। पॉलिटिकल पार्टियां जो सबसे ज्यादा इस तरह के मंचों का इस्तेमाल करती हैं, इस तरह के नारों पर अपनी कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं, वो पार्टियां कब ताल ठोकेंगी?
देखिए, जब ये तमाम घटनाक्रम शुरू हुए, हमने तभी इन तमाम घटनाक्रम पर अपना रुख जाहिर किया था। हमने ये बताया था, जब नूपुर शर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, हमने तब भी कहा था कि सरकारी एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, सिलेक्टिव होकर काम नहीं करना चाहिए। और ये देश धर्म प्रधान देश है, इसमें तमाम तरह के धर्म हैं, उनकी आस्थाएं हैं। अगर उनका आस्थाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो अराजकता बढ़ेगी। लेकिन हमारी मांग पर इस सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। मतलब है आपका अराजकता बढ़ेगी? तो इस सरकार को जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दबाव आया तो इस सरकार ने कदम उठाया। नहीं सुनिए कलीमुल हफीज जी, धर्म प्रधान देश है, अराजकता बढ़ेगी, धर्म का ध्यान नहीं रखा जाएगा। आप क्या कह रहे हैं कि सरतन से जुदा ठीक है? नहीं, आप मुझसे क्या कह रहे हैं, क्या सरतन से जुदा ठीक है आपकी किताब में? मतलब मैडम, मैं पूरी बात ना करूं तो मुझसे शुरुआत क्यों कराई आपने? मुझे पूरी बात करने दीजिए। नहीं सर, भाषण मत दीजिए ना मुझे। नहीं बताना चाह रहा हूं आपको टिप्पणी मत कीजिए ना, आप इस तरह की टिप्पणियां मत कीजिए कि अराजकता बढ़ेगी। आप अराजकता का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्या सर? पूछ के करूंगा मैं टीका टिप्पणी तो मैं नहीं सर, इररिस्पांसिबल बात नहीं करेंगे आप गलत नहीं करेंगे, आप गलत रेस्पॉन्सिबल बात बिल्कुल नहीं करेंगे, गैर जिम्मेदाराना बात बिल्कुल नहीं करेंगे। सुनना नहीं चाहती मैडम, आप गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर रहिए जी। आप अराजकता का जस्टिफिकेशन मत दीजिए सर। जिम्मेदाराना बात कर रहा हूं आपसे। हाँ, वो तो मैंने भी देखा और सुना, और दर्शकों ने भी, करोड़ों दर्शकों ने भी देखा और सुना। लेकिन दर्शकों को यह स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय को चैनल एंडोर्स नहीं करता है, हम बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते। मुद्दे पर आइए आप और ये बताइए मुझे, ये जो गर्दन काट सोच है, इस पर कब ठोकेंगे ताला? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि हमने पहले दिन से जब इस अराजकता के खिलाफ, इस सिलेक्टिव जो कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई, आपने क्यों, आप वहां से बात शुरू करने देने क्यों नहीं चाहती? हमें आप बात पूरी करने दीजिए। जब ये सरकारी एजेंसियां ठीक तरह से काम नहीं करेंगी, सिलेक्टिव काम करेंगी, अराजकता बढ़ेगी। और हम अराजकता का या किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि सरकारी एजेंसियां हर अपराध के खिलाफ, चाहे वो कोई सामाजिक, चाहे कोई उसको पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो, कोई सामाजिक संस्था कर रही हो, कोई धार्मिक संस्था कर रही हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए आप। चाहे कन्हैयालाल का मर्डर हो, चाहे वो अमरावती का मर्डर हो, या उससे पहले जो मॉब लिंचिंग हुई है या शंभू रैगर ने मर्डर किया है, इस सब के खिलाफ सरकारों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक आप फतवे की बात कर रही हैं, तो मुसलमानों की तमाम एजेंसियों ने इस जघन्य अपराध का खुलकर खंडन किया है, इसकी निंदा की है और कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। लेकिन आप लोगों को सब्र ही नहीं है। आप लोग समझते हैं कि मुसलमान और क्या कोई सर्टिफिकेट आपको टीवी पे आके देंगे? उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम इसका समर्थन नहीं करते। आप कब से मुसलमानों के प्रवक्ता बन गए सर? कलीमुल हफीज, मैंने राजनीतिक दल बोला, आपको मुसलमानों का प्रवक्ता नहीं बोला है। सुनिए ध्यान से, राजनीतिक दल है आप, और एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसे उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने सिरे से नकारा था, ठीक है? तो खुद को इस देश के मुसलमानों की आवाज समझने की भूल आप ना करें, और ना ही मैंने आपको वो तमगा दिया है। आपसे सवाल पॉलिटिकल पार्टी को लेकर पूछा गया था। आप मुझे ये बता दें, कौन सी एजेंसी की फेलियर है ये सरतन से जुदा वाली सोच? कौन सी एजेंसी की फेलियर है? ये उस एजेंसी की फेलियर है। एनआईए के हिसाब से ये पाकिस्तान से आया है, ये नारा। एनआईए के हिसाब से ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है पाकिस्तान से चल रही है। तो पाकिस्तान से चलने वाली कॉन्स्पिरेसी को जो चेक करने वाली एजेंसीज हैं, उसका सबका फेलियर है। उन सबकी जिम्मेदारी है कि आखिर वो पाकिस्तान से जो स्पॉन्सर हो रहा है टेरर, उसको टेरर क्यों होने दे रहे हैं। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि मेरी पार्टी कहां की, किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको नहीं रिप्रेजेंट करती है, ये आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। आपका कोई शो मुकम्मल नहीं होता बिना एमआईएम के प्रवक्ता के प्रवक्ता को, अगर वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो। नहीं, मुसलमानों की आवाज आप नहीं है सर, ये गलतफहमी छोड़ दीजिए सर। मुझे पता है आप चुप गए हो, मैं तो नतीजा दिखाकर आपसे बात कर रही हूँ। मैं तो नतीजा दिखाकर आपसे बात कर रही हूँ। और आप ये बताइए, ये तो ऐसा देश है जहाँ, सुनिए सर, पाकिस्तान की साजिश होगी। बरगलाया कहाँ के नौजवानों को जा रहा है? बरगलाया कहाँ के नौजवानों को जा रहा है? सरतन से जुदा की सोच किन नौजवानों में इसको इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है? कहाँ, किन नौजवानों में? एनआईए के हिसाब से तो मेरे भारत के नौजवानों को किया जा रहा है। हाँ, तो कैसे हो पा रहा है? कैसे हो पा रहा है? इस देश में तो प्रदर्शन हो जाते सर। एक बात बताइए,
इस देश में तो प्रदर्शन हो जाते हैं, फ्रांस में ये हो रहा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये हो गया, इजराइल ने ये कर दिया, फिलिस्तीन में ये हो रहा है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि हम निंदा करके काम चला लेंगे। सर तन से जुदा वाली सोच पे बस निंदा से काम चला लेंगे। आप जरा मुझे बताना, नेशनल टीवी पे जरा आंकड़े बताइए कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए सवाल पूछा मैंने, उस सवाल का जवाब दीजिए। 2200 लोग जेलों में बंद हैं। आपसे जो सवाल 2200 लोग जेलों में बंद हैं। आप क्या चाहती हैं? और 2000 लोगों को आप बंद करवाना चाहती हैं? मैं खुद जेल में रहकर आया हूं 4 दिन। मैं सिर्फ मेमोरेंडम देने गया था। इतनी जालिम सरकार है इस वक्त। आप क्या चाहती हैं? सर मेरे चाहने से लोग जेल में नहीं जाएंगे सर। सुनिए ध्यान से, अपना एजेंडा चलाएं। कलीमुल हफीज ये विक्टिम कार्ड तो छोड़ दीजिए। मेरे चाहने से लोग जेल में नहीं जाएंगे और ना ही मैं चाहती हूँ। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में यकीन रखने वालों में से हूँ, ना मैं उसमें किसी विक्टिम नैरेटिव की गुंजाइश देखती हूँ। मुझे लगता है मेरे राइट्स, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस देश की होली बुक, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं होली बुक कहती हूँ तो उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे राइट्स वहां से आते हैं, कोई व्यक्ति मुझे ये राइट्स नहीं देता, उस होली बुक से राइट्स आते हैं। और सिर्फ मेरे नहीं आते, कलीमुल हफीज के भी आते हैं, और इस डिबेट में जो दूसरे पैनलिस्ट बैठे हैं उनके भी आते हैं। लेकिन आपसे जो मैंने सवाल पूछा कि कोई प्रदर्शन तो बता दीजिए मुझे सर तन से जुदा के खिलाफ, उस पर आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया सर। उस पर कोई जवाब आपने नहीं दिया है। चलिए आपने आरोप लगाया बड़ी जालिम सरकार है महंत बालकनाथ, बहुत जालिम सरकार है, बहुत अत्याचार करती है, ये कलीमुल हफीज कह रहे हैं। देखिए ये सरकार न्याय देने वाली सरकार है और भारत के बहुसंख्यक समाज को आज़ादी के बाद में, आज़ादी से पूर्व तो अंग्रेजों का और मुगलों का शासन रहा, लेकिन आज़ाद भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज को कभी न्याय नहीं मिला। उनके न्याय को हमेशा दबाया जाता था और उनके साथ हमेशा एक तरह से ये पिछली सरकारें थे, कांग्रेस हो चाहे अन्य दल, वो सब लोग मिलकर उनका एक तरह से शोषण करती थी। अब वर्तमान की सरकार ने कुछ ऐसा किया, वर्तमान की सरकार ने केवल वो सत्य उजागर किए हैं, जो सत्य दबे हुए थे लोगों की भावनाएं, लोगों के मन में। और एक सत्य, मैं कह रहा हूँ सत्य मतलब कि ऑथेंटिक सत्य था, उसके प्रमाणिक रूप से उसके साक्ष्य थे, वो दबे हुए थे, उनको जानबूझकर दबाया जा रहा था, जो कि अब प्रत्यक्ष हुए हैं। अब उनके निर्णय आने लगे हैं कोर्ट के माध्यम से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के हमारे हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, सभी के माध्यम से, क्योंकि वो सत्य है। कोर्ट हमेशा सत्य की बात करता है। कोर्ट हमेशा जो भी निर्णय देता है वो पक्ष और विपक्ष को तराजू में तोलकर, और जिसके पक्ष में अधिक साक्ष्य होते हैं उसी के पक्ष में निर्णय सुनाता है। तो ये वर्तमान समय केवल सत्य को उजागर करने का समय है। पहले के समय पर इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार के वाक्यों को दबाया जाता था, जो आज दबाया नहीं जा रहा। जो उनका सवाल है सर, उसका जवाब मैं चाह रही हूँ। कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जालिम सरकार है। नहीं, आप उस पर जवाब दीजिए सर। सरकार की योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति को पहुंची हैं, हर समाज के व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। कहाँ उनको टारगेट किया जा रहा है? सरकार की योजनाएं हो, चाहे सरकार के कार्यक्रम हो, चाहे साथ साथ में हमारे कानून व्यवस्था हो। कानून व्यवस्था के प्रति सबको निष्ठा होनी चाहिए और कानून व्यवस्था का सबको पालन भी करना चाहिए। मनमर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा कि आप कहीं भी जाइए, कहीं आप रोड जाम करिए, आप परमिशन लीजिएगा, आपके पास स्थान कम है तो सरकार स्थान भी मुहैया करवाएगी। आपके विरोधियों से पूछ रहे थे डॉक्टर अजीज खान, यहाँ पर महंत बालकनाथ कह रहे हैं कि अब तो फेयर है सिस्टम, कौन सी आवाज दबाई गई है? अब ये महंत बालक जी कह रहे हैं तो मुझे लग रहा ठीक कह रहे होंगे। भाई इको आ रही आवाज थोड़ा ठीक करवा दीजिए प्लीज। कह रहे हैं तो मुझे लग रहा ठीक ही कह रहे होंगे। देख रही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जासूसी हो रहा है। आज जनता त्रस्त है, सड़कों पे आने के लिए मजबूर है, ये सब देख रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। आज आप हालात ये है कि जो महिलाएं हैं घर में जो खाना बनाती हैं 2 वक्त का, यकीन मानिए कि वो त्रस्त है पूरी तरह से। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि साहब सुबह जो बनाया खाना शाम को क्या इंतजाम है। तो वो मेरे ख्याल से बीजेपी के लोग और खासतौर से सांसद महोदय संतुष्ट होंगे, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अभी जिस मुद्दे पे आप चर्चा कर रही हैं ये वाकई में बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इस गंभीर प्रकरण को लगातार जो है हम वॉच कर रहे हैं कि अभी आपका जो चर्चा चल रहा था उसमें 2-3 बातें निकल करके आई। उसमें कहा गया था पाकिस्तान कि जो दावत इस्लामी एक संगठन है वो ट्रेनिंग दे रही है। ये ट्रेनिंग कैसे हो रहा है?
ये जो हमारी जो एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, जो लोग हैं, वो इस बात को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं क्या? आखिर एजेंसी ये जो दावत इस्लामी जो संगठन है उसने ट्रेनिंग दिया कैसे 40 लोगों को? ये बड़ा अहम सवाल है। और इस तरीके का खुलासा करना मुझे लग रहा है ये वाकई में बहुत दुखद है, क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहां पे इस तरीके का जो माहौल, जो वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो धर्म कर्म के नाम पे जो हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुखद है। मैंने कहा कौन बिगाड़ रहा है कि किसी भी धर्म जी कौन बिगाड़ रहा है? मैंने आपसे कहा कि जो धार्मिक कट्टरपंथ लोग हैं वो बिगाड़ रहे हैं इस माहौल को, और ये नहीं होना चाहिए। हमें मुल्क के तरक्की की बात करनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क का विकास हो, सर सवाल ये है की बातें ना हो। हाँ ठीक है सर, माहौल कौन बिगाड़ रहा है, मैं उसे लेकर सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि माहौल बिगाड़ रहे हैं, कट्टरपंथियों की बात आप कर रहे हैं, तो सीधा बताइए ना कौन माहौल बिगाड़ रहा है? माहौल एक तरफ से नहीं बिगड़ता है। माहौल जब भी बिगड़ता है तो दोनों तरफ से, जब दोनों तरफ से लोग एक्टिव होते हैं तब बिगड़ता है। एक्शन और रिएक्शन होता है, और ऐसे हालात पैदा हुए हैं इस मुल्क में, और मुझे लग रहा है ये देश के लिए घातक है, बहुत अच्छा नहीं है। तो एक्शन रिएक्शन दोनों तरफ, ये दोनों तरफ क्या है? कौन है ये दोनों तरफ? आप अपनी और बीजेपी की बात कर रहे हैं, अपनी और AIM की बात कर रहे हैं? देखिए समाजवादी की बात मत करिए आप। समाजवादी पार्टी सिर्फ कौमी इत्तेहाद की बात करती है। वो चाहती है इस देश का जो हिंदू और मुसलमान भाई है वो दोनों मिलजुल कर रहे हैं। ये इस मुल्क की दो आंखें हैं। यकीन मानिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा कौमी इत्तेहाद की बात की है, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इस मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है, नफरत का वातावरण पैदा करना चाहती है, और उससे सियासी फायदा लेना चाहती है। आज महंगाई पर चर्चा नहीं हो रहा है, आज बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रहा है, चर्चा उस मुद्दे पर हो रहा है कि जो मुद्दा सिर्फ आपस में सिर्फ नफरत पैदा कर रहा है। सर, ये मुजफ्फरनगर में किस पार्टी की सरकार थी? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, किस पार्टी की सरकार थी? सुप्रीम कोर्ट तो लगातार फटकार लगा रही है। भाईचारा फैलाने वाली पार्टी, भाईचारे की बात करने वाली पार्टी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डंडा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी डंडा चल रहा है को लेकर, लगातार डंडा चल रहा है, लेकिन कुछ असर हो रहा है? लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लगातार डंडा चल रहा है, तमाम मुद्दों पर डंडा चल रहा है, लेकिन सरकार पर क्या असर पड़ रहा है? सरकार तो न्यायपालिका को कमेंट को पर तवज्जो तक नहीं दे रही। सर, अभी आप भाईचारे को लेकर, उल्टे ही समाजवाद को लेकर बहुत कुछ कह रहे थे सर, तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, मैं तो फैक्चुअली बात कर रही हूँ आपसे। तो वो कौन सी पार्टी की सरकार थी मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान सर? और देश की सर्वोच्च अदालत ने किस पार्टी की सरकार को दंगों को लेकर फटकार लगाई थी? सुनिए ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट दिया थोड़े दिन पहले, उस पर किस तरीके से ट्रोल हुआ, किस तरीके से लोगों ने उस पर विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, उस पर किस तरीके से सवालिया निशान खड़ा किया गया। उसके अपने विचार, अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार को रखा, स्वतंत्र विचार को रखा, लेकिन उस पर भी कमेंट करने से लोग नहीं चूके। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आपसे पूछ क्या रही हूँ और जवाब क्या दे रहे हैं? आपने माहौल बिगाड़ रखा है, महंत बालक नाथ ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका जवाब सर? ये जो मौजूदा हालात है, ये जो मौजूदा सोच है, थोड़ी देर पहले कलीमुल हफीज ये कह रहे थे ये जो एजेंसीज हैं उनका फेलियर है, अगर आज सर तन से जुदा की कोई बात कह रहा है तो। ऐसा है कि मैं काफी बार विपक्ष की पार्टियों को और कोई काम नहीं पता है। वर्तमान एक ही काम भारतीय जनता पार्टी को सरकार से जा सकता है। के पास एक ही हथियार बचा है के नाम पर झगड़े कराए जाएं, धर्म के नाम पर संपर्क हुए पूरे देश भर में, और उन झगड़ों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मिल किया जाए, और देश जो आज एकता और एकता के साथ में आगे बढ़ा है, विकास हर दिशा में कहूँ और देखने को हमको मिल रहा है। देश में एक अच्छा माहौल डेवलप हुआ है, उस माहौल को का काम। असगर अली खान ये कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट का काम किया है, हमने सबका साथ सबके विकास की बात की है, उसी से बौखला गई हैं कुछ ताकतें इस देश में, कुछ पार्टियां इस देश में। देखिए, बात तो यही होना चाहिए थी कि हम बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, मस्जिद मंदिर की बात ना करें। ये लोग भी ये चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके लिए और लोग हैं, पंडित हैं, महंत हैं, मौलाना हैं, वो लोग बैठ के इन पे बातें पहले करें। हम लोगों को चाहिए कि हम मुल्क की फलाह बका और तरक्की की बात करें।
कैसे मुल्क में तरक्की हो। अब जहाँ तक अभी आप फरमा रहे हैं कि मुल्क की हमने बहुत तरक्की की बात कर ली इसलिए ये सब बातें हो रही हैं, भाई हमारी समझ में नहीं आता। हमें तो ये पता चला है कि मुल्क के सारे होटल भेज दिए गए, एयरपोर्ट भेज दिए गए, इंश्योरेंस भेज दिए गए, स्कूलों को, तमाम चीज़ों को दांव पे लगा दिया गया। ये मुल्क की क्या तरक्की है कि हम बेच के अपनी खुशहाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो इस मुल्क से, मैं अपनी बात से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, इस मुल्क से एक बहुत बड़ी बीमारी जो कैंसर बन चुकी है हमारे मुल्क के लिए, हिंदू मुस्लिम और कम्युनलिज्म की इस बीमारी को हर तरीके से हम सबको चाहिए मिलकर शाना बशाना है और इसको निकालने की कोशिश करें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर ये बीमारी इस मुल्क से निकल जाए तो कम से कम 50% से ज्यादा तो हमारी वैसी तरक्की हो जाएगी और उससे भी ज्यादा हमारी खुशहाली हो जाएगी। तरक्की के साथ दिल का सुकून और खुश। हाँ, ठीक सर, बहुत अच्छी बात है आपने की है। देखिए, हमेशा मौजूदा सरकारें होती हैं। अगर आप सर तन से जुदा की बात करें, अगर आप इन कलम करने वालों की बात करें, तो देखिए फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हमें खामा में एक दूसरे जिक्र करना पड़ेंगे। यह हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी स्टेट सरकार का, हमारी सेंट्रल सरकार का, सबका फेलियर है। अरे भाई, अगर वो पाकिस्तान गया और वहां से ट्रेनिंग लेके आ रहा है, आज आप क्यों कह रहे हैं? कौन सा इंटेलिजेंस है जो आज ये बात कह रहा है और क्यों कह रहा है? और कहना थी तो ये बात पहले कहना थी। हमारे इंटेलिजेंस को जागते रहना चाहिए था कि ऐसे लोग हैं। और इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात पे होता है कि वो लोग एक पार्टी से जुड़े हैं जो इस वक्त इख्तिदार में है, जो हुकूमत में है, जो पावर में है, उस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उसमें पोस्ट होल्ड कर रहे थे, उसके सब बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनके फोटो थे हमें। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम किसी ना किसी तरीके से, किसी भी, मुसलमान भी बहुत से इस काम पे लगे हैं कि वो हिंदुओं को बदनाम करें, हिंदू भी बहुत से इस काम पे लगे हैं कि मुसलमान को बदनाम करें। ये बीमारी खत्म होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे जिहाद दिखाया जा रहा है। जिहाद, अरे भाई जिहाद नहीं है। आप क्यों इसको जिहाद कहते हैं? मैं कहता हूं मैं जिहादी हूं, सबको जिहादी होना, सबको जिहादी होना चाहिए, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। बहुत अच्छी बातों के साथ सर कि मंदिर मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसलिए आपको इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी दर्शक सुने। फिर आपने कहा अगर आप इसकी बात करेंगी सर तन से जुदा की, तो फिर हम और भी बहुत कुछ बताएंगे। फिर आपने कहा आप और हम का डिफरेंस, आपने एक विभाजन, आपने ये लाइन आप ही ने खुद ही ड्रॉ कर दी। सर पहले आप डिसाइड कर लीजिए। मैं इसीलिए नहीं सर, आपकी बातों में इतना विरोधाभास था, 3 लेवल्स पर ये विरोधाभास था जो दर्शकों ने देखा, सुना होगा और जिन्होंने मिस कर दिया। मैं उनको सामने रिपीट कर रही हूँ कि शुरुआत में आपने कहा कि मंदिर मस्जिद की बात होती है तो पुजारी बात करे, मौलाना बात करे, पंडित बात करे, हमें तो देश को कैसे आगे ले जाना है। फिर आप खुद आए, आप और हम का डिवीजन क्रिएट करने के लिए, उस डिवाइड को क्रिएट करने के लिए सर क्या करते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा, आप अपनी दलील में फंस जाते हैं। तारिक फतेह मुस्कुरा रहे थे, सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं सुन लीजिए। तारिक फतेह, यही तो हम कहते हैं, आप पूरी बात सुन के, सर आपकी बात सुन ली मैंने। अब ये डिबेट है सर, डिबेट है, इसमें 6 पैनलिस्ट बैठे हैं, सब बात करने के लिए आए हैं सर। अब सुनिए दूसरे पैनलिस्ट क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तारिक फतेह मुस्कुरा रहे थे जब आप बात कर रहे थे। तारिक फतेह से सुनिए आप, वो क्या यहाँ पर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, जो रियलिटी है उसको ईमानदारी से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हेट जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। जब हमें क्लियरली पता है कि आप सोचिए कि पूरी तालिबान मूवमेंट जो है देवबंद से निकली, यानी एक इदारा हिंदुस्तान में है और उससे इंस्पायर हो रहे हैं कौन? दूसरे मुल्क में लोग। तो वो क्या फिलॉसफी है जिसकी बेसिस पे लोग अपने हथियार उठा के अपनी सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, तबाही मचा दी दुनिया भर के अंदर? ये क्या पढ़ाया जाता है? वो इसकी एनालिसिस करने के लिए आप खोलें उसको, आप देवबंद को मेक इट इनटू अ स्टेट इंस्टीट्यूशन। और ये हर गरीब बच्चे का काम है कि वो मदरसे में जाए। ये स्कूल में नहीं जा सकते क्या? ये क्यों नहीं जाते? जब आप अपनी औलादों को भेजेंगे ऐसी जगह जहां से सबको पता है कि क्या चीज पढ़ाई जा रही है, उसका नतीजा भी हमारे सामने आ गया पिछले 10-20 साल के अंदर। हर मस्जिद पे कब्जा एक खास क्लास का होता है, बाकी जो ऑर्डिनरी मुसलमान है हमारी तरह जो नौकरी पे जाते हैं, वापस आते हैं, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनकी तो कोई लीडरशिप में हाथ नहीं है ना। उनको तो आप दरकिनार कर देते हैं कि
ये मुसलमान ठीक के नहीं है। ये गर्दन वर्दन काटने की बात अदिति, ये तो मुसलमानों पे ज्यादा चलती है। मैं बार बार कहता हूँ, इसीलिए यमन में कोई हिंदू नहीं बैठा हुआ। ये तो अभी आपने सुना ना तारिक फतेह, ये हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये तो एजेंसीज की फेलियर है। वो तो ये कह रहे हैं। ये देखिए, एजेंसीज की क्या फेलियर है? एजेंसी ये कोई गर्दन काटने के लिए ट्रेनिंग लेता है पाकिस्तान जाने को? कोई मुश्किल काम है क्या? कसाई इतने कम नहीं पड़े में? अभी बकरा ईद में आपने देखा कितनी गाय भैंसे और वो काटे। तो ये कोई टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान से जाके सीखेंगे? ये हर चीज मौजूद है आपके यहाँ। यू डोंट हैव टू लीव योर हाउस, आपके घर में आएगी ये आपको। ये कह रहे हैं जी, अदिति जी कहना ये झूठ बोल रहा है। अब इनसे पूछिए क्या सवाल लगा खड़ा कर रहे हैं। ये बोल रहा है क्या? आप आइए आपसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, बताइए क्या है? भाषा किस तरह की है? जी हाँ, आप ही का मुल्क है वो, जहाँ से ये टेरर की ट्रेनिंग ली गई है वो। अरे भैया, मेरा मुल्क नहीं है ना, आपका है, आपका है। किसी नुक्कड़ पर बात हैदराबाद का है भैया। बात नहीं कर रहे हैं आप सर कि कुछ भी बोलेंगे आप सर, किसी भी तरीके से किसी को भी एड्रेस करेंगे सर। ऐसा मत कीजिए कलीमुल हफीज, आपको तार्किक तौर पर बात करनी है, बिल्कुल बात कीजिए, तार्किक तौर पर बात कीजिए, लेकिन इस तरह से भाषा की मर्यादा को मत लांघिएगा, भाषा की मर्यादा को मत भूलिएगा कलीमुल हफीज। आपको जो बात रखनी है मर्यादित तरीके से तार्किक तौर पर रखिए। बोलिए क्या कहना है? दुश्मन देश के नागरिक है जिसको बिठा के आप खुश होते हैं। अरे दुश्मन तुम हो भाई, देश के नागरिक अंदर बैठे हुए सुराख कर रहे हो और अपने हिंदुस्तान के अंदर बैठ के सुराख कर रहे हो। इससे कैसे आखिर वहां से कलीमुल हफीज निजी हमले, कलीमुल हफीज निजी हमले आप कर रहे हैं। तार्किक तौर पर जो उन्होंने बातें रखी आप उनको काउंटर कीजिए ना। आप बता रहे हैं कौन कहाँ का नागरिक है, किसे बैठाना चाहिए और नहीं बैठाना चाहिए। आप सर कैसी बातें कर रहे हैं? ये है ना, पहले तो आप अपना अस्तित्व तो हासिल कीजिए। आप खुद एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तलाश रहे हैं सर। बाप है पाकिस्तान, आपका दुश्मन कहां से हो गया पाकिस्तान? आपकी तो सारा नाम खानदान हर चीज पाकिस्तानी है, आप कहां से हो गए हिंदुस्तानी? खाम का बैठे हुए वहां पे AIMMM पता नहीं। अरे भाई जाने दो भैया, सारा पैसा पाकिस्तान का हैदराबाद से आया। पाकिस्तानी नागरिक बैठकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक सबक सिखा रहा है और आप सिखा रहे हैं। ये न्यूज़ तो भारतीय चैनल है, इस पाकिस्तानी नागरिक को बिठाते क्यों बुलवाते? इससे गलत बातें हैं सिर्फ टीआरपी के लिए, सुनने की तकलीफ है। आप मुसलमानों को बुरा भला कहलवाते हैं शख्स से। अरे भैया बता रहे हैं आपको, आपको टीआरपी की बड़ी समझ है सर आपके मुताबिक? नहीं, हर डिसीजन का एक्सप्लेन एक सेकंड रुकिएगा तारिक फतेह, कलीमुल हफीज जी मैं सब समझता हूं। आप सुनिए, आप वोट साइंस समझ लीजिए पहले, टीआरपी की साइंस बाद में समझिए। नहीं सर सुनिए ध्यान से, कलीमुल हफीज बहुत काम की बात है आपके लिए, बहुत काम की बात है जो मैं कह रही हूँ सर, ध्यान से सुनिए। आप वोट साइंस समझ लीजिए सर, आप वोट साइंस पहले समझ लीजिए, तब टीआरपी की साइंस समझिएगा। किससे टीआरपी आती है और किससे टीआरपी नहीं आती वो आपकी समझ से बहुत परे है सर। वो आप छोड़ दीजिए दर्शक पर कि वो क्या देखेगा। सुनिए टीआरपी दर्शक पर छोड़ दीजिए, वो तय कर लेगा उसे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आप मत समझाइए, बहस में आते हैं तो मुद्दे पर रहा कीजिए, मुफ्ती वजाहत कासमी, सवाल सिंपल है, जैसे ही कोई ऐसी बात जो खुद को अच्छी ना लगती हो, निजी हमले शुरू, जैसा कि अभी कलीमुल हफीज कर रहा है। सर तन से जुदा के खिलाफ नहीं बोले इतने मुखर होकर, इतना ये एग्रेशन तब नहीं दिखा जब मैंने प्रोटेस्ट की बात की, तब नहीं दिखा ये एग्रेशन, सड़कों पे नहीं दिखा ये एग्रेशन सर तन से जुदा के खिलाफ, अब दिखा डिबेट में, और वो भी निजी हमलों के तौर पर। आदिति, बात ये है कि हम लोग डिबेट को अलग रुख दे रहे हैं दरअसल, और बात जो चल रही है वो ये है कि हम सरतन से जुदा वाली बात पर फतवा क्यों नहीं दे देते, और मुसलमान इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है, रोड पर क्यों नहीं आ रहा है। आपने बात यहाँ से शुरू की थी और मैंने उस वक्त जवाब सुना था, जो भी पार्टी के प्रवक्ता थे, जो सबसे पहले पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारी पार्टी ने तो पहले ही कहा था। तो आप उनको, उनकी पार्टी के जो लीडर हैं, जो बैरिस्टर कहते हैं, उनको उनका बयान सुनवा दीजिए। एक भी किसी पार्टी प्रवक्ता का, किसी एमएलए का, संसद का बयान आया है तो सिर्फ साथ साथ दोनों बातें इकट्ठा हुई हैं। आज भी आप अपनी डिबेट को रिपीट करके देखिएगा, ये कहा गया है
अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। यानी कोई भी बात जो है वो कंडीशन से की जा रही है। जब तक हम बगैर कंडीशन के गर्दन काटने वालों के खिलाफ बात नहीं करेंगे, उनका बायकॉट नहीं करेंगे, उनके लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक ये गैंग अपने आप को इसी तरह जो है अब आगे बढ़ाता रहेगा और सपोर्ट कहीं ना कहीं, भाई ठीक है आप निंदा कर रहे हो लेकिन साथ साथ उनको सपोर्ट भी कर रहे हो बराबर से, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी एजेंसीज, वो आईबी हो या एनआईए हो, जो भी काम कर रही हैं, वो जिस अंदाज से काम कर रही हैं, जितनी मेहनत और लगन से काम कर रही हैं, तो हम लोग बड़े सुकून से हैं। वरना पाकिस्तान में कोई एक संगठन तो है नहीं। दावत इस्लामी का तो ये एनआईए ने खुलासा किया है, और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया जानती है यार। यूट्यूब गूगल का जमाना, हमें बातें करने से थोड़ा ही कुछ होता है। आप अभी जी न्यूज़ खोल लीजिए, जी न्यूज़ पे दिखाइए यूट्यूब खोल करके, और खादिम हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, कौन सी तकरीर उसकी ऐसी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ना कोसा हो, उसने हमारी सरकार को ना कोसा हो, हमारे देश को ना कोसा हो। 370 पर और सारी चीजों पर, ट्रिपल तलाक पर, जहां जहां जो जो बात हमारे देश में होती रही, और खासतौर से जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुतालिक फैसला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट से, तब वो मर गया तो उसका बेटा कोस रहा है, तो वो बेटा कोस रहा है उसका। तो हम लोग ये बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर एजेंसियों पर सवाल उठाना तो बहुत आसान है, उनकी तरह काम करके देखो तो पता चलेगा। एजेंसियां तो आज, एजेंसियों की तो कुर्बानियां हैं हमारे देश के लिए, चाहे वो आईबी हो, चाहे पहले डॉक्टर अजीज खान सवाल पूछ रहे थे और उसके बाद सुन लीजिए सर, पहले डॉक्टर अजीज खान और उसके बाद कलीमुल हफीज, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए मुफ्ती साहब जो बात कर रहे हैं, मैं मुफ्ती साहब को बताना चाहता हूं, एजेंसी का काम यही है, उनका काम ही यही पता करना, उनका काम है खुफिया तरीके से सारी चीजों को अर्जित करना, हासिल करना। इसलिए वो अपने काम को कर रही है और उनको काम करना भी चाहिए। पहली बात डॉक्टर साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब सुन लीजिए पहले, नहीं आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, एक एक चीज पर बात करते हैं ना, दुनिया देख रही है यार, करोड़ों लोग देख रहे हैं। जब आदिति आपसे पूछ रही थी कि जब शामली मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ तो करोड़ों लोगों ने देखा, आपने रिप्लाई नहीं दिया। गुजरात से 20 गुना बड़ा दंगा हुआ, आज भी हजारों लोग बेघर हैं, हजारों एफआईआर हैं, आज भी कई सौ लोगों का पता नहीं है कि वो लोग कहां हैं। आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपके आजम खान ने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? क्या कर रहे थे मुस्लिम एमएलए अखिलेश यादव ने? क्या उस दंगा पर माफी मांगी आज तक मुसलमानों से? जवाब मुझे भी लेकिन मुसलमान है कि दीवाना है? आप ठीक कह रहे हैं। हाँ दीजिए, नहीं आप ठीक दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। जरा आप जवाब ये भी दे दीजिए, पहलू खान का जो कत्ल हुआ उस पर आपका क्या रिएक्शन है, और सरकार क्या कर रही थी? मैं जानना चाहता हूं कि उमर खान का बिल्कुल बुरा हुआ, लेकिन क्या आप पहलू खान के बदले कन्हैया लाल को मारेंगे? मैंने कहा बिल्कुल बुरा हुआ, बिल्कुल बुरा हुआ। कंप्लीट नो, अरे हमने आपको मौका दिया, आपने पूरी बात, आपकी बात पूरी सुनी है, आप एक मिनट बात सुनिए, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान सर आपने मौका नहीं दिया, ऐसा सुनिए डॉक्टर अजीज खान, एक्चुअली ये मंच आप दोनों को मौका दे रहा है। डॉक्टर अजीज खान सुनिए ना मैम, अरे मैम किसी तरह की पुष्टैनी नहीं होनी चाहिए किसी को, मंच पर मौका है। हाँ सर बोलिए, ये क्या तरीका है? अरे मुझे बोलने दीजिए, सवाल है तरीका मुझे मत सुनाइए और सिखाइए, सुनिए ध्यान से डॉक्टर अजीज खान, तरीका मुझे मत सुनाइए और सिखाइए। पहले जो उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर सवाल पूछा उसका जवाब। अरे भाई मैंने आपसे बात किया, अरे उसका जवाब दे दीजिए प्लीज। जवाब अकबर खान, अरे भाई जवाब दीजिए, मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर जो सवाल पूछा उन्होंने, जवाब दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा। मत बोलने दीजिए, छोड़िए अब आप बोलिए, अब आप बोलने नहीं देंगे। पहलू खान पर हम कहते हैं बुरा हुआ, अकबर खान पर हम कहते हैं बुरा हुआ, लेकिन आप क्यों नहीं कहते कन्हैया लाल पर बुरा हुआ? आप क्यों नहीं कहते उमेश पर बुरा हुआ? पर जवाब मांग रहे तो बोलने नहीं दे, बात करने दीजिए। नहीं मुजफ्फरनगर दंगों पर जवाब मांग रहे हैं और आपसे जवाब देते बंद नहीं पड़ रहा, तो आप कह रहे बोलने नहीं दे रही है मुझे। बोलिए 30 सेकंड है, मुजफ्फरनगर दंगों पर बोलिए सुनिए करोड़ों दर्शक। पहले बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर मुजफ्फरनगर आएगा। पहले बात कंप्लीट होने दीजिए। हजरत ने जो सवाल किया उसका जवाब दे। नहीं पहले मुजफ्फरनगर है, उस एक मासूम को मार दिया गया। सुनिए ना आपसे 1 मिनट हजरत, नहीं आपके हिसाब से मैं नहीं डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, मैंने मुजफ्फरनगर दंगे पर आपसे पूछा, मुजफ्फरनगर में भी आते हैं। आप दूसरी बात जब करिए जब मुजफ्फरनगर से आगे बढ़िए। क्या बात है? शामली मुजफ्फरनगर से आगे बढ़िए तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं अरे भाई आप शामली मुजफ्फरनगर का जवाब देंगे तो मैं आगे बोलने दूंगा ना आपको। आपने आदित्य को जवाब नहीं दिया, मुझे नहीं दिया यार, करोड़ों लोग देख रहे हैं। अरे मेरे भाई करोड़ों लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं बात करनी, मैं कह रहा हूँ, मुझे बात मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर दंगा किसी सरकार में हुआ।
मुफ्ती वजाहत कासमी, इन्हें मुजफ्फरनगर दंगों पर बात नहीं करनी। इनसे पहला सवाल मैंने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर पूछा था, फॉलो अप क्वेश्चन जो था, तब भी इन्होंने जवाब नहीं दिया था। अभी इनके पास जवाब नहीं दिया, कार्ड बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। अरे मैं वो थोड़ी बोलूंगा जो आप, अरे तो सवालों के जवाब तो देने आए हैं आप सर, सवालों के जवाब देने आए ना। कोई बात नहीं सर, आपकी मर्जी है, वक्त जाया करने के लिए नहीं, दर्शकों का वक्त बेशकीमती है। कोई बात नहीं सर, आपको जवाब, आप नहीं बात करना चाहते, कोई बात नहीं। महंत राजू दास, अगर एक तरफ सर तन से जुदा करने वाली सोच है, तो दूसरी तरफ से तन से जुदा कहने वाले कौन है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद। बहुत देर तक मैंने सभी पैनलिस्ट को सुना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत गंभीर है, ये मामूली विषय नहीं है। आप देखिए जिस प्रकार से तारिक फतेह साहब ने एक चीज कही तो आईएमआई के प्रवक्ता को मन में आग लग गया और जहर उगलना उन्होंने शुरू कर दिया। आप देखिए कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जब देश आजाद हुई तो उस समय में मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ थी, आज मुसलमानों की संख्या 40 करोड़ है। और मुसलमान सभी सरकार के जितने भी लाभ है, सारे लाभ की सुविधा ले रहे हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, अच्छे तरीके से मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आप देखिए आईएमआई के प्रवक्ता महोदय जिस प्रकार से बोल रहे थे, इनके पार्टी के नेता यह कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं दिखा देता हूं क्या चीज है। ये इनके पार्टी के नेता अभी को जिस प्रकार से ओवैसी साहब बोलते हैं, देश में आग लग जाता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, समाजवादी सरकार में मुझको लगता है 5000 से ऊपर दंगे हुए। मैं अयोध्या का बात करता हूं, अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चली, इसके साथ साथ साधु संतों को जेल में रखा गया। और आज ये न्याय की बात करते हैं, आज ये संविधान की बात करते हैं, संविधान को ताक पे रख दिया। आप देखिए जिस प्रकार से इनकी भाव है, इनकी मानसिकता है, समझ में नहीं आती है। हम कहना यही चाहते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले कभी सर तन से जुदा की बात नहीं करते, इसमें कभी विश्वास नहीं रखते। हम तो धर्मोक्षति रक्षत की बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। धर्मनगरी अयोध्या में लमसम 17 मस्जिद है, 17 मस्जिद में से 5 मस्जिद ऐसे हैं जिसके आसपास थोड़ा बहुत मुसलमानों की संख्या है। एक बयान काफी चर्चा में रहा महंत राजू दास जी। मैं उस पे अदिति जी, मैं उस पे जवाब देना चाहता हूं। अदिति जी, जवाब इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आप देखिए कि अभी तो बात कर दी है कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होना चाहिए, मंदिर मस्जिद की बात नहीं होना चाहिए। टीवी चैनल डिबेट में हमको किसने अधिकार दे दिया इस्लाम के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए? हमको किसने अधिकार दे दिया कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए? जब टीवी चैनल डिबेट चल रहा था, उसमें नुपुर शर्मा के समक्ष जो मुस्लिम महोदय बैठे थे, उन्होंने हमारे भोले के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया, उस पर उन्होंने काउंटर किया तो पूरे देश में बवाल मच गया। नुपुर शर्मा का जिसने सपोर्ट किया उसका सर तन से जुदा हो गया। तत्काल में लीना ने मां काली के मुख में सिगरेट रख दिया। उसी बात पे मैंने यह कहा कि देश का माहौल खराब चल रहा है और ऐसे खराब माहौल में आप क्या करना चाह रही हैं? किसको उकसाना चाह रहे हैं? किसको आप रोड पे लाना चाह रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी लोग कहे कि सर तन से जुदा की बात करने लग जाए? तो हमने कौन सी गलत बात कह दी? आप देखिए जितना मजाक सनातन संस्कृति का बनाया जा रहा है, जितना मजाक हिंदू देवी देवताओं का उड़ाया जा रहा है, कोई नहीं बोलता है। महंत राजू दास जी, आपका गुस्सा, आपने अपनी बात रखी, आपका गुस्सा समझा जा सकता है और यहाँ पर स्पष्ट करते हुए ना मोहम्मद साहब, ना पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी होनी चाहिए और ना हिंदू देवी देवताओं का अपमान होना चाहिए। और सिर्फ ये 2 रिलीजन नहीं, किसी भी रिलीजन का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के इष्ट का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने क्यों कही ये बात? हमारे ये आप जब ये कहते हैं, आप जब अपने रिलीजन की बात करते हैं, जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं, वो तो उदारता की बात करता है ना। इसीलिए तो अदिति जी मैं बता रहा हूं ना, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल इन लोगों ने खराब करके रखा है। नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी, उसके खिलाफ बीजेपी ने
उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया, और उसके बाद कभी आए रोड पे आए, कभी इन्होंने कहा कि हाँ नुपुर शर्मा को माफ कर दिया जाए। नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा तो कोई बात नहीं है, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन इन लोगों मैं भी आपसे यही कहना चाह रही हूँ मयंक राजू दास, ये देश संविधान से चलता है सर, मैं यही आपसे कहना चाह रही थी, यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है। एंड आई एम ग्लैड दैट यू केम टू दैट पॉइंट कि आपने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, तो संविधान अपना काम करेगा, और संविधान अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है। असगर अली खान आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिएगा, जवाब ले लीजिएगा असगर अली खान। देखिए जी, एक तो ये कि संविधान अपना काम कर रहा है, यहाँ ना कानून और बनाने की जरूरत है, सारे कानून मौजूद हैं और सारे कानून अपने काम कर रहे हैं। अगर हम कोर्ट की रत पे चलें तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ वही फिर अभी जैसे राजू भाई ने ये बात कही कि साहब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो इसका हमारी बात मतलब ही समझ में नहीं आया। अरे भाई, जिनको जाना था वो चले गए थे, हम तो इंतखाब से पाकिस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं इंतखाब से, हमने इंतखाब किया था इस बात का। आप खुद भी, आप तो इत्तेफाक से हैं, आप यहाँ थे, आप हिंदू थे, आप यहाँ रह रहे। आप इस बात को हमें नहीं करनी चाहिए ये बातें। हम ये कहो, हम और आप भाई भाई हैं, इन लोगों की मुखालफत इन लोगों की करनी चाहिए जो पाकिस्तान से बुला के हम यहाँ इसमें बिठाते हैं डिबेट में। ये फतेह सर शब्दों को संभाल कर, मैं आपको और भी कुछ कहना चाहता हूँ। शब्दों को संभाल, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो फिर तो भारतीयता की बात, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी। अब जैसे अयोध्या की बात कही आपने, अयोध्या की बात हुई कि वहां पे गोली चला दी, ऐसा हुआ। आप दूसरा पॉइंट भी कहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद टेररिस्ट लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में वादा किया हम कुछ नहीं करेंगे, और वहां जाके मस्जिद को शहीद कर दिया। ये भी बात भी कहिए ना, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसके बरखिलाफ जाके काम कर दिया, और भगवान राम की जन्मभूमि जिसका आपने नाम लिया, जिसका आपका आई कार्ड नहीं हो सकता, बाबर आपका आई कार्ड नहीं हो सकता। अरे भैया, अरे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? बड़ी लिखी बातें करो, जाके 1140 पेज का 1140 पेज मेरी बात सुन लीजिए असगर अली खान, आप भी सुन लीजिए सर, आप तो खुद लॉयर है सर। सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड कर चुका है सर, आप वापस घूमकर वहीं क्यों जाना चाहते हैं, समझ नहीं आया मुझे। देश की सर्वोच्च अदालत, एक लॉयर है आप सर, ये मुझे तो आपको याद दिलाने की जरूरत है नहीं। असगर अली खान सुन लीजिए मेरी बात सर, आप जब बोलेंगे मैं भी साथ में बोलूंगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा सर। सुन लीजिए एक सेकेंड सर, देश की सर्वोच्च अदालत तय कर चुकी है सर, उस पर अपना फैसला सुना चुकी है। आप घूम फिर कर उसी पर क्यों आते हैं सर? तन से जुदा के खिलाफ तो आप इतने मुखर नहीं सुने मैंने, इतना एग्रेशन नहीं देखा मैंने, उतनी बुलंद आवाज भी नहीं देखी मैंने। अदिति जी आपको नहीं, अदिति जी हमारी बात तो सुनाई देती है। इन्होंने अयोध्या मस्जिद की अपने बात कही तो आपने कुछ नहीं कहा, हमने उसी को क्लियर किया तो आपको ये लग रहा है कि हम उस पर क्यों आ गए। अरे भाई, अभी इन्होंने शुरू किया, इन्होंने कहा राजू भाई, मैंने उनसे क्या फॉलोअप क्वेश्चन पूछा सर? आप सुनते नहीं है, दिक्कत यही है, सेलेक्टिव हियरिंग की बहुत दिक्कत है। आप वही सुनना चाहते हैं, आप सुनते वो हैं जो सुनना चाहते हैं सर। नहीं असगर अली खान साहब, आप सुनते वो हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अब वो सेलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बताइए, आप जो पॉइंट रखना चाह रहे थे, उन्होंने एक बात उठाई, सुन लीजिए ना सर। मैंने भी आपसे अभी ये सवाल पूछा, तन से जुदा के खिलाफ इतनी ही मुखर आवाज क्यों नहीं आती? ऐसा ही एक मार्च क्यों नहीं निकलता? अरे भाई, 2 वाकये हुए उदयपुर में और अमरावती में। मुझे आपके, मैं अपने चैनल की बात भी कर रहा हूं और तमाम चैनल्स की बात कर रहा हूं, किसी एक मुसलमान ने बैठ के कहीं जर्रे बराबर भी सपोर्ट किया हो तो आप मुझे बताइए और मुझे दिखाइए। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि गलत इसे सपोर्ट किया जा सकता है क्या? एक सेकेंड, इसे सपोर्ट किया जा सकता है? अरे भाई, तो आप अच्छा फिर क्या करें बताइए आप? नहीं, क्या कहें बताइए आप? इस देश में तो नहीं, अगर आप किसी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, सुन लीजिए सर, अगर किसी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, आप तो फिर भी मजहब की बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ कानून के आधार पर कह रही हूँ। नहीं, तो सपोर्ट किया जा सकता है क्या सर? नहीं, सपोर्ट किया जा सकता है। मैं तब से क्या सवाल पूछ रही हूँ सर? यहाँ फ्रांस में कुछ हो जाए तो सड़क पर आ जाते हैं लोग, फिलिस्तीन में कुछ हो तो सड़क पर आ जाते हैं सर, स्कैंडिनेवियन कंट्री में कुछ हो जाए तो सड़क पर आ जाते हैं। और ये सर तन से जुदा के खिलाफ सड़क पर आने का सवाल मैंने पूछ लिया तो आप कह रहे हैं कि अब क्या करें, निंदा से आगे हम क्या कर सकते हैं? तब आप बेबसी दिखाने लगते हैं सर, आप बेबस हो जाते हैं उसके सामने, हथियार डाल देते हैं। बताइए आदित्य जी, आप क्या चाहती हैं? रोज इस मुल्क में फसाद होते रहे?
जुमे की नमाज के बाद लोग आए बाहर, आपने कहा नहीं आना चाहिए, नहीं आए तो आपने कहा आना चाहिए। 144 मुल्क के पेशतर हिस्सों में लगी है, आप कहने आना चाहिए। कानून भी तोड़ दे, कानून अपने हाथ में ले ले। कानून व्यवस्था के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने को, सुन लीजिए मेरी बात, कानून व्यवस्था के लिए इश्यूज क्रिएट करने को आप किसके साथ तुलना कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन के साथ। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो विरोध प्रदर्शन, मार्च डेमोक्रेटिक राइट है सर, पत्थरबाजी डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। और दोनों का फर्क आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन जिस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, तारिक फतेह जो सवाल मैं इनसे पूछ रही हूं वही सवाल मैं आपके सामने भी रखती हूं। जी देखिए, जब तक इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो जाता है नहीं कर सकते ना, ये तो हम कैमरे के सामने बैठे हैं, माइक खुले हुए हैं, कैमरे हैं, तो हम कुछ और कहेंगे। लेकिन प्लांटेड पाकिस्तानी, अरे भाई आप खामोश रहना भाई, ये क्या जवाब देंगे? ये तो अपनी ये प्लांटेड अरे पाकिस्तानी भाई है, ये क्या जवाब देंगे? ये तो पाकिस्तान की नजर से बात करेंगे। अब इन पाकिस्तानियों को बिठाल के हमारी तौहीन करती है आप। हाँ, आपकी तौहीन हो रही है, हिंदू है ना मेरे आने से आपकी तौहीन नहीं बची, आप अपनी तौहीन खुद कर रहे हैं। नहीं, आप जो एजेंट बन के बैठे ना वहाँ करो। अरे भैया, आपने जहाँ बैठे हुए अपने ही मुल्क के अंदर सुराख कर रहे हो। पाकिस्तान से यहाँ आए, आप दो रोटियों के टुकड़े यहाँ डाल दिए इनको, बिल्कुल मोहब्बत हमारे मुल्क से क्या इनको? अरे भाई आपको क्या है ये भाई, आपको क्या मोहब्बत है? प्लांटेड पाकिस्तानी असगर अली खान, अरे असगर अली खान ध्यान से सुनिए सर, निजी हमले आपने बहुत किए सर, बहुत ज्यादा किए हैं, सुन लीजिए ध्यान से। वो एक कॉलमनिस्ट है, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, कॉलमनिस्ट है वो, कॉलमनिस्ट है वो, कॉलमनिस्ट। और जिस समय, सुन लीजिए ध्यान से सुनिएगा अब जो मैं कहूंगी, जिस मिनट वो इंडियन स्टेट को क्वेश्चन करेंगे, सुनिए ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस मिनट वो इंडियन स्टेट को क्वेश्चन करेंगे इस स्क्रीन पर आपको वो दिखाई नहीं देंगे। Am I clear? लेकिन आप करते रहेंगे इंडियन स्टेट। तारिक फतेह, आप सुन लीजिए, अब बोलिए तारिक फतेह। कोई बात नहीं असगर अली खान, आप सुन लीजिए सर, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। ए भाई खान साहब, कि ये पहले मुसलमान है या पहले हिंदुस्तानी है, पूछो। अरे भैया पहले हिंदुस्तानी हूँ मैं, मुसलमान है या पहले पाकिस्तानी है, बताइए। पहले हिंदुस्तानी हूँ, पहले हिंदुस्तानी हूँ, तुम्हारी तरह अरब नहीं हूँ, तुम अरब से नहीं आए हो। या पहले पाकिस्तानी हो? पहले हिंदुस्तानी हो तो आपका कोई मतलब ही नहीं। अरे भैया तुम्हें क्या, तुम्हें तो अडवाणी भी पाकिस्तानी नहीं लगता, तुमने तो गफ्फार खान को कहा कि पाकिस्तानी है। अमेरिका वहां से भाग के, ये शर्म लोग गफ्फार खान को कहते थे कि वो है चोर। हम मुसलमानों की बुराई करेंगे, हम मुसलमानों के लिए चीख चीख के कहेंगे। तुमने आके अरे कहेंगे ना, आपकी हरकतें देखिए, यहाँ बात करनी अरे बात कर रहे हैं मुसलमानों की बुराई, आपको तमीज नहीं है बात करने की, आप कहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए? अरे तमीज भाई आराम से बैठो, पंक्चर लगाओ जाके, हमारे मुल्क को तहजीब मत सिखाओ। हम अरे भैया पंक्चर लगाओ, तुम्हारी तहजीब क्या है? एक सेकंड टिप्पणी नहीं, एक सेकंड असगर अली खान, ये तो मैं जवाब दे असगर अली खान किसी को इंटरप्ट करना, और साथ ही ये स्पष्ट करते हुए पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। जी न्यूज पर हमारी कोशिश होती है मर्यादित तरीके से बहस आप तक पहुंचाएं इनके, और हम ये समझते हैं कि हमारे दर्शक अपना वक्त निकालकर इस बहस को देखते हैं। तो सुन लीजिए असगर अली खान की आवाज, और सर मुद्दे पर ऐसा क्यों है कि जब इस तरह की सोच की बात होती है तो एक प्रोटेस्ट, एक फतवा जब कहा जाता है तो उस पर इस तरह की जो तकरीर है आपने यहाँ पर सुनी थोड़ी देर पहले, कलीमुल हफीज हो, डॉक्टर अजीज खान हो, या जिस तरह से असगर अली खान अभी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? वो मुखर आवाज नहीं सुनाई देती। हाँ, इसलिए इसमें अरुण शूरी साहब की किताब पढ़ लीजिए जिसमें सारे फतवों का जिक्र है, और एक क्यों होते हैं, क्योंकि जो चीज इनको आसानी से करके उसको इस्लाम का लिबादा पोड़ के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सब के सब इस्लाम को ढाल यूज करते हैं ताकि इन पे कोई क्रिटिसिज्म हो तो एक हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुओं को गाली देना और कहना कि ये काफिर हैं, इनके साथ जिहाद करना, ये सब पढ़ाया जाता है इनके मदरसों में, ये सब झूठ बोलते हैं आके कैमरे पे। हर एक को कहा जाता है कि काफिर, हनूद और यहूद यानी हिंदू और यहूदी, और इस मुल्क पे तमाम पे इस्लाम का रूल होना चाहिए, ये हर एक की इनकी बिलीफ है। और जो नहीं है तो उनको ये गालियां देते हैं और फिर जाती
अटैक करते हैं। इनको सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने आज तक क्यों नहीं किसी मौलवी से कहा कि भाई फतवा दे ये सर तन से जुदा की। बोले नहीं साहब, वजन बड़ा अच्छा बैठता है सर तन से जुदा। दीज पीपल आर यूजिंग एंटी इंडिया स्लोगन्स विद द एंटी इंडिया स्पिरिट विथ विच दे वर बोर्न, क्योंकि ये हिंदू को इंसान ही नहीं समझते और ये झूठ बोलते हैं कैमरे पे आके कि भाई भाई दो आंखें। आई नो द रियलिटी कि बच्चे को पहले पढ़ाया जाता है कि ये काफिर है, इसके साथ जिहाद करना है, इसको मुसलमान बनाना है, और जो जाके मरता है सुसाइड बॉम्बिंग में उसके लिए नमाजें पढ़ाई जाती। यही लोग थे जिन्होंने कहा कि 9/11 में 5,000 यहूदी भाग गए। अरे वो तो मुसलमान ही नहीं थे जिन्होंने हमला किया। They have evidently every time produced reasoning जिसके अंदर ये अपने आप को पवित्र बता देते हैं, और हिंदू जो है उसकी इंप्रूवमेंट इनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे जाके डायल करके जवाब दीजिए असगर अली खान। असगर अली खान, उसके बाद हेमंत राजूदास जी। इनकी बातों का क्या जवाब दें? एक बात इनकी बिल्कुल झूठ है। और मैं ये बताऊं, मदरसों की जो ये बात कहते हैं ये अपने अल्फाज वापिस लें, और मैं इनको कहता हूं, ताकीद करता हूं, 1 महीने जाके किसी मदरसे में पढ़ाएं, इंसान बन जाएंगे। जैसी ये बातें कर रहे हैं मदरसों के बारे में, कोई नहीं करता। जाओ जाके मदरसे में पढ़ाओ। तुम पाकिस्तानी लोग हमें सिखाओगे, हमें हिंदुस्तानियों को सिखाओगे? पाकिस्तानी लोग हमें हिंदुस्तानी ना, हमें तुम पाकिस्तानी, हमें अरे हम इंतखाब से ये अलग ही इसमें मैं जाना तुम्हारा दादा पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, निजी हम लोग के लिए गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर महंत राजूदास, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की जो धमकियां दी जा रही हैं इस देश में, उन्हें रोकने के लिए समाधान क्या है? जी बहुत ही आसान सा समाधान है। समाधान ये आसान सा है कि टीवी चैनल डिबेट में जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग, तो हम जब बैठते हैं बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन हम लोग जमीन स्तर पे काम करना नहीं चाहते। आप देखिए जिस प्रकार से अभी तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक धर्म संसद हुआ था। धर्म संसद में कुछ लोगों ने एक वर्ग समुदाय के खिलाफ जहर उगले। हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया, निंदा किया, उन लोग के खिलाफ एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई। उसके बाद तो किसी भी प्रकार का कोई धर्म संसद इस प्रकार के नहीं हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, नुपुर शर्मा के मामले में चाहे और भी अन्य मामले में जिस प्रकार से पूरे देश का मुसलमानों ने नाक कटाने का काम किया इंटरनेशनल स्तर पर, काके की नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे जो नबी हैं उनके लिए कोई सम्मान नहीं है। पूरे 56 कंट्री में इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया। उसके बाद रोड पे आए, पुलिस वालों को मारा, पेट्रोल बम मारा। उसके साथ साथ जिसने भी नुपुर शर्मा के बारे में कमेंट किया उसकी सरकलम तक की बात किया। और हम लोगों को अभी तक ये लोग जो है धमकियां देते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, ये बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं, जिनकी बात को देश और दुनिया सुनती है। कभी ये मीटिंग किया, कभी इन्होंने वार्ता किया, जिस प्रकार से रोड पे निकलकर पेट्रोल बम मारने में इन्होंने सहयोग किया। कभी इन्होंने कहा कि नहीं मेरे बच्चे रोड पे निकले, ये कहे कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है सरतन से जुदा, तब तो ये सीधे इस्लाम से जोड़ देते हैं। तब तक पाक साफ करने की बात कर रहे हैं। मुफ्ती वजाद कासमी बहुत देर से मैंने उनका कमेंट नहीं लिया, अब उनका कमेंट मुफ्ती वजाद कासमी। लेकिन महंत राजूदास जी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब की जाती है, आपने कहा कि धर्म संसद दोबारा नहीं हुई। मैं आपसे कह रही हूं कि समाधान की बात कीजिए ना। आपने समाधान की बात नहीं की, आपने कही ये ऐसी बातें करते हैं, ये वैसी बातें करते हैं। सर समाधान कहां से निकलेगा? समाधान, रास्ता, हल वो कहां से निकलेगा? वो मेरा सवाल है, क्योंकि हम जो बहस करते हैं वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। सिर्फ समस्या ना बताएं, हम समाधान की बात करें, समाधान की बात करें। वो मैं आपको दूंगी वापस मंच, लेकिन पहले मुफ्ती वजाद कासमी। हाँ अदिति, बात ये है समाधान भी हो जाएगा और समाधान ये एक तरफा नहीं होगा। हम लोगों को पहल करनी होगी इसमें, और पहल भी इस अंदाज से करनी होगी कि
उसमें तशद्दुद और नफरत और छल कपट कहीं दिखाई ना दे। अभी जितने भी निंदा करने वाले लोग हैं, अमरावती से लेकर उदयपुर तक, और दावत इस्लामी के खिलाफ या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के खिलाफ, वो सब जो है निंदा में छल कपट है। और छल कपट इसलिए है कि उसमें दूसरी बात जोड़ देते हैं वो कहीं ना कहीं। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि कट्टरता का सामना करना पड़ता है, तशद्दुद का सामना, नफरत का सामना करना पड़ता है। और मदरसों की बात अभी हो रही थी, मुझे पाकिस्तान के मदरसों का पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, न बांग्लादेश का पता है, लेकिन इंडिया के मदरसों के हालात बहुत, यानी यहाँ आतंकवाद, दहशतगर्दी, इन सब चीज़ों से कोई रिश्ता इनका नहीं रहा। लेकिन मैं बार बार फिर कहता हूँ कि कट्टरता ज़रूर रही है, और कट्टरता वो इस दर्जे की रही है। देखो, धर्म अलग चीज़ है और राजनीति बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, असगर अली साहब सुन रहे हैं और दूसरे भी पैनलिस्ट हैं, कि अगर कभी ऐसा नौबत आ जाए कि हमें भाजपा को सपोर्ट करना पड़ जाए, तो मुसलमान 98%, ये 95% जो यहाँ तक के पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील भी, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि इसको कट्टरता से लेंगे, नफरत से लेंगे और सोशल मीडिया पर हंगामाबाजी करेंगे। क्योंकि सारी जिंदगी इनकी गुजरी है किसको? बजरंग दल को गालियां देने में, विश्व हिंद परिषद को गालियां देने में, आरएसएस को गालियां देने में। बस टीवी पे आकर ये भाईचारे की बात करते हैं। अभी जो महंत राजू दास जी कह रहे थे कि हमने धर्म संसद के खिलाफ आवाज उठाई, ये बात सही है, हिंदुओं ने बहुत पुरजोर मजम्मत की, उसकी निंदा की। अगर ऐसे ये मुसलमान भी इसकी निंदा करते कन्हैया लाल और अमरावती मामले पे, तो दिल्ली में इतना बड़ा जन सैलाब सनातन धर्म के लोगों का सड़कों पर नहीं आता, जरूरत भी नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि छल कपट एक तरफ रख करके हम लोग अपने लोगों में सुधार करें और अपने लोगों को हम जो है तशद्दुद से, नफरत से निकालें, मोहब्बत की बात करें और अपने लोगों के मुखालफत, मुआफकत जो हमें करनी है वो खुद करें। हम क्यों महंत राजू दास को जरूरत पड़ रही है बोलने की? क्यों बजरंग दल को जरूरत पड़ रही है? असगर अली क्यों नहीं बोलते हैं? अब्दुल हफीज क्यों नहीं बोलते हैं? मैं मुफ्ती वजाहत क्यों नहीं बोल रहा हूं इनके खिलाफ? हम क्यों इनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर रहे? हम जब नहीं उतर रहे इसलिए उनको उतरना पड़ रहा है, और वो सड़कों पर उतरे तो भी हमें ऑब्जेक्शन है। हम सब कुछ कर जाएं तो हम साफ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छल कपट वाली बात है। हम निंदा भी करें, सारी चीजों का समाधान निकलेगा छल कपट से। छल कपट हमारे अंदर किसी भी कीमत नहीं होनी चाहिए। जो भी हो वो साफ दिल से हो, और हम अपनों को सुधारें और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए पहले डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद असगर अली लोगों की तो आगे जल्दी जल्दी सर। पहले डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद असगर अली। देखिए, मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, बात में कंप्लीट करूं, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस मुल्क में अमन और चैन कायम होगा, और कायम होने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम कर ले। अभी मुफ्ती साहब बैठे हैं, ऐसे तमाम धर्मगुरु जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, हिंदू भाई के तमाम धर्मगुरु वो प्लेटफॉर्म पे आए, दोनों आपसी तालमेल करके इस देश को संदेश दें, पहला काम। और टीवी चैनल पर जो ये धार्मिक प्रोग्राम, ये धार्मिक कट्टरता की बातें जो होती है, वो धार्मिक मुद्दे जो जिस पर बहस होता है, मुझे लग रहा है इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तारिक फतेह साहब जैसे लोग जब तक रहेंगे, जैसे जहर उगल रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, ये जो बोलते हैं ना, ये जहर उगल रहे हैं, ऐसे लोग जब तक जहर उगलेंगे, इस मुल्क में अमन चैन नहीं होगा। अमन चैन के लिए दोनों धर्म संप्रदाय के लोग, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, महंत हैं, और इधर के मुफ्ती हैं, और तमाम तरीके के मौलाना कारी हैं, ये दोनों लोग बैठे और इस मुल्क को संदेश दे, ये समाजवादी पार्टी चाहती है। और मुल्क में आपसी इत्तेहाद पैदा हो, कौमी इत्तेहाद पैदा हो, और ये होना चाहिए। लेकिन जो नफरत की भाषा बोल रहा हो, जो जहर उगल रहा हो, उसकी बातों पे प्रतिबंध होना चाहिए। ये इसका रास्ता है। अच्छा, और उनका क्या इलाज है? जो राजधर्म निभाने में भी हिंदू मुसलमान करते हो, उनका क्या इलाज है? और तारिक फतेह ने जो जहर उगला, जो नफरत फैलाई, उसके बाद कितनी जगह फसाद हुआ सर, ये भी बता दीजिए। हिंदू मुसलमान का एक ही हल है, हिंदू मुसलमान का आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लाने का एक हल है कि उनके आपस में दूरियां कम की जाए, उनमें आपस में प्यार और मोहब्बत की बात की जाए। आप भी तो राजनीतिक पार्टी है, ले आइए ना। हिंदू और मुसलमान के धर्मगुरु साथ में आए, आप भी राजनीतिक पार्टी है, ले आइए, आपसी इत्तेहाद का नारा दे, कीजिए ना पहल, कीजिए, अपना भूल सुधार भी हो जाएगा आपका। मुफ्ती साहब करेंगे ना पहल? नहीं, भूल सुधार। अच्छा, ये पहल करें मुफ्ती साहब। अच्छा, आप सलाह देंगे और पहल करें मुफ्ती साहब की। अरे ज्ञान तो सर, समाधान तो आप दे रहे हैं ना। ये आप अच्छा ये कह रहे हैं कि आपके मार्गदर्शन में मुफ्ती साहब पहल करें। इतने बड़े, नहीं, बस इसी बहस में आपने साबित कर दिया कि आप बोलते कुछ और करते कुछ है। इसी बहस में साबित कर दिया। आप ये बताइए, कब जुलूस निकाल रहे हैं आप?
जुलूस कब निकाल रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान एकता की बात करके साथ लेकर कब आप जुलूस निकालने जा रहे हैं? कब आप मार्च करेंगे? तैयार भी है। आपके मार्च का इंतजार है सर, बताइए कब करेंगे मार्च? डॉक्टर अजीज खान आपसे पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ मुफ्ती कासमी साहब पहल करें, महंत राजू दास जी पहल करें, हम साथ में तो मैं पहल कर दूंगा। आप मेरे मार्च में आएंगे, लेकिन तारिक आप जिम्मेदारी लीजिए कि अखिलेश साहब को लेके आएंगे, आप भी आएंगे और शफीकुर रहमान बर्क को भी लेके आएंगे, तो मैं मार्च करूंगा। आदिति में मार्च करने के लिए तैयार हूँ। ये शफीकुर रहमान बर्क को और अखिलेश को ले आए। मैंने कह दिया कि मैं मार्च के लिए तैयार हूँ। ये शफीकुर रहमान बर्क, आजम खान और अखिलेश को ले आए और हम सब मिलकर के मार्च करेंगे। तैयार है, आप आगे बढ़िए ना, कदम बढ़ाइए, इस मुल्क को अमन चैन। हाँ, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। मैंने कहा अखिलेश, आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क, ये 3 आदमी आ जाए, हम मार्च शुरू कर देंगे। आप आगे बढ़िए ना, हम लोग साथ में। मैं तैयार हूँ भाई, मैं तैयार हूँ। मैं तो बोल ही रहा हूँ। तो कह ही रहे सर, सर सुन तो लीजिए उन्हें सर, वो तो कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। शफीकुर रहमान बर्क, अखिलेश यादव और अजीज खान को कह रहे हैं आप लेकर आएंगे ना, वो ये पूछ रहे हैं आपसे, उसका जवाब दे दीजिए। इन तीनों से बात करेंगे ना आप? अखिलेश, वो कह रहे हैं कि मैं मार्च करूंगा, लेकिन इन तीनों के साथ मार्च करूंगा। इस पर जवाब दीजिए। काजी साहब, ये छल कपट की बातें खत्म करिए। जी पर बात हो रही है, आदिति जी पर बात हो रही है। मैं मार्च के लिए तैयार हूँ। आजम खान, अखिलेश यादव और शफीकुर रहमान बर्क, ये 3 आदमी आने चाहिए मार्च में। डॉक्टर अजीज खान इस पर जवाब नहीं देंगे, नहीं देंगे इस पर जवाब। उन्होंने तो आप पर जिम्मेदारी डाल दी है मुफ्ती वजाहत कासमी कि आप कीजिए मार्च। ठीक है, महंत राजू दास आप करिए सर मार्च। नहीं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सुन रहा था अजीत साहब को भी, और नहीं, अजीत साहब ने कहा तो कि राजू दास जी भी आगे आवे, हम भी आगे आते हैं और हिंदू मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं आगे आए, तभी ये काम बन सकता है। नहीं, देखिए, पहले बात तो सरकार को बहुत ही सख्ती से जो मदरसे हैं, मदरसे में सामान्य शिक्षा लागू करना चाहिए, जिसमें इंग्लिश भी पढ़ाए जाए, समाजशास्त्र भी पढ़ाए जाए, विज्ञान भी पढ़ाए जाए। उससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं जिनके अंदर कूट कूट के कुछ लोग जो जहर भरते हैं, उस जहर में कभी आएगी न मरे। नंबर 2, जो बड़े बड़े मौलवी हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उनको आगे आकर समझाना पड़ेगा कि सेकुलर मुल्क है, ये यहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, ये संविधान से देश चलता है, ये देश कट्टरता से कभी कतई नहीं चलेगा। आप देखिए, मंदिरों की सुरक्षा के लिए इतनी फोर्स लगानी पड़ती है, किसी मस्जिद की सुरक्षा के लिए इतनी फोर्स तो मैंने नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। आप देखिए, अयोध्या जैसे राम जन्मभूमि पर बम धमाके की योजना बन जाती है। क्या अयोध्या में 17 मस्जिद है, उस पर कभी बम धमाके का कोई योजना नहीं बना? इसके नाते जब तक बड़े बड़े मौलवी हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, ये आगे नहीं आएंगे, तब तक इसका निराकरण नहीं निकल सकता है। ठीक है, मुफ्ती वजाहत कासमी लगातार सिर हिला रहे हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी, मैं बिल्कुल बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन महंत राजू दास जी से मैं कहूंगा कि मैं अयोध्या आता हूं और मैं और आप मदरसों का दौरा करेंगे। मुझे पूरे मुल्क की आज़ादी से अब तक की तारीख में एक मदरसे का तालिब इल्म बताइए कि जिसने कि बम ब्लास्ट किया हो, सुसाइड किया हो, खुदकश हमला किया हो। मदरसों में साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब चीज़ें हैं। होंगे कुछ मदरसे, मुझे पता नहीं, और जिनको पता है तो वो आईबी को सपोर्ट करें, इंटेलिजेंस को सपोर्ट करें। हम लोग यहाँ बात इसकी कर रहे हैं कि कट्टरता के खिलाफ हम जाएंगे, नफरत के खिलाफ हम जाएंगे। कन्हैया लाल का सर क्यों गया, इसके खिलाफ मुसलमानों को मंथन करना चाहिए, मुफ्तियों को फतवा लगाना चाहिए। बात मदरसों की आ जाती है। महंत राजू दास जी, मैं आपको खुले मन से, मैं अयोध्या आऊंगा खुद, और मैं आकर के आपके दर्शन करके, आपको प्रणाम करके मदरसों का दौरा कराऊंगा, और मुझे आप निशान जहां लगा देंगे, खुदा की कसम, इस मुल्क में सबसे पहला मुफ्ती मैं होऊंगा मदरसों के खिलाफ आवाज उठाने वाला। और मैं कहूंगा सरकार से ऐसे मदरसों को बंद कर दे। हमें ऐसे मदरसों की जरूरत नहीं जहां देश के खिलाफ शिक्षा सिखाई जाती हो और देश के खिलाफ जो है तालीम दी जाती हो। महंत राजू दास, नहीं, देखिए, बहुत बहुत साधु बात है। मुसलमान, आपके जैसे मुसलमान देश में है, जिसके कारण है कि नहीं तो ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो तो सीधे कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो है, हमें उनके खिलाफ नहीं दूंगा, मैं तो यूएनए में एप्लीकेशन दूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर मेरा कोई भरोसा नहीं, मुझको मोदी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, मुझको
तो ये 100 मानने वाले भी मुसलमान है। मैं आपको गले लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, हम आपके साथ हैं जब तक तुम्हारे गुरु। असगर अली खान, एक कमेंट सर। असगर अली खान, महंत जी हमें इन्हीं के खिलाफ लड़ना है। अदिति जी हमें इन्हीं के खिलाफ लड़ना है। अदिति जी हमें, मेरी नजर में हम सब पैनलिस्ट को बैठ के खूब अपने विचार प्रकट करना चाहिए और एक दूसरे से बहस मुबाहिसा भी करें, अपने अपने बात रखें। लेकिन जब बात खत्म हो तो हम सबको चाहिए कि हम एक भाईचारगी का एक मैसेज दें, क्योंकि लोग जब जो सुनते हैं वो कम से कम आप लोगों पे एतबार करते हैं। और बहस का इख्तिताम और आखिरी इसी बात पे होना चाहिए कि हमारे देश में अमन हो, सुकून हो, चैन हो और इस मुल्क की तरक्की हो, मुल्क से प्यार हो, देश लेकिन से प्यार की बात करनी चाहिए ना सर। आप ये तो मानेंगे और जब निशान बैलेंस ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, एक बात सर, जब कंडीशंस लगाए जाते हैं, जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जब ये कहा जाता है कि मुसलमान खुद को महफूज नहीं पा रहा है, जब मॉब लिंचिंग जैसी गंभीर चैलेंज की बात की जाती है, लेकिन उसमें धर्म विशेष के एग्जाम्पल तो गिनाए जाते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी अनदेखी कर दी जाती है, तो सर सवाल उठते हैं। हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं जी, हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे पास इस बहस में समय इतना ही है। आप सब जिम्मेदार हैं, इस देश की सियासत भी जिम्मेदार है और सबको इस पर जिम्मेदारी भी लेनी होगी, सबको इस पर जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और साथ ही सिर्फ समस्या की बात नहीं होनी चाहिए, समाधान की भी बात होनी चाहिए कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उस चैलेंज से कैसे पार पाया जाए। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।